दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग बिहार बोर्ड के हिस्ट्री विषय को पढ़ेंगे। ये हमारा कक्षा 8 है और चैप्टर भी 8 है और हमारे चैप्टर का नाम है जातीय व्यवस्था की चुनौतियाँ। तो आइए देखते हैं इस पाठ में क्या है। आप जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। किंतु समाज का विकास धीरे धीरे होता है और इस क्रम में समाज के शक्तिशाली वर्ग ने अपनी सत्ता को बनाए रखने की हमेशा कोशिश की है। पूरे दुनिया में मानव समाज कई वर्गों में प्राचीन काल से ही बटा रहा है, जिसमें एक शक्तिशाली और एक कमजोर वर्ग सदैव रहा है। जाति सुधार हेतु तर्क। भारत में सामाजिक भेदभाव जाति व्यवस्था पर आधारित है। इसे लेकर एक और एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग जिसने समाज पर अपने प्रभुत्व की स्थापना की और श्रेष्ठ एवं उच्च जाति के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की, तो दूसरी ओर एक शोषित और पीड़ित वर्ग अस्तित्व में आया। हमारे देश में भी इस प्रकार के सामाजिक भेदभाव के अनेक रूप सामने आए, जिसने कई प्रकार की सामाजिक कुरीतियों को जन्म दिया। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, प्राचीन काल में समाज में वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें पेशे या काम के आधार पर 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आगे चलकर इन विभाजनों ने जातियों का रूप धारण कर लिया। इनमें पुनः कई उपजातियां बन गईं। इनके बीच संबंधों में धीरे धीरे संकीर्णता आई, ऊंच नीच का भेदभाव बढ़ा, अंतरजातीय शादी विवाह एवं संबंधों पर रोक लग गई। जाति का निर्धारण काम की जगह जन्म के आधार पर होने लगा। जाति प्रथा का सबसे कठोर रूप छुआछूत की भावना के रूप में प्रकट हुआ, जिसमें निम्न जातियों को अपवित्र माना गया और उनका बहिष्कार किया गया। आधुनिक काल में कई कारणों से, खासकर शिक्षा के विकास और पुराने विचारों को नए ढंग से परखने के कारण, जाति प्रथा एवं इस पर आधारित भेदभाव, शोषण और तिरस्कार को दूर करने या उसमें सुधार करने के उपाय आरंभ हुए हैं। उपेक्षित जनसमूह पर प्रभुत्व के कुछ तीखे उदाहरण: बंगाल के चांडाल, बिहार में डोम, दक्षिण बिहार के भूइया, महाराष्ट्र के महार और उत्तर भारत के अनेक क्षेत्रों में चमार जातियों के साथ कठोर भेदभाव की नीति अपनाई गई। चमड़े का काम करने वाले लोगों को परंपरागत रूप से नीची नज़र से देखा जाता था। चमड़े के जूते बनाते लोग। 19वीं सदी में देश के अनेक भागों में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने वाले और नगरों में रहने वाले कुछ लोगों द्वारा इन व्यवस्था की कमजोरियों को सामने लाने और एक नई चेतना जगाने के उपाय किए गए। इसके तहत इसी सदी में ऐसे कई सामाजिक आंदोलन हुए जिसका उद्देश्य समाज सुधार करना था। जाति प्रथा की आलोचना आरंभ हुई, जो समाज में विभाजन और समानता का कारण बनी हुई थी। इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए भारतीय पढ़े लिखे वर्गों ने प्रयास किया ताकि समाज के सभी वर्गों का उत्थान हो और उनके बीच बराबरी की भावना विकसित हो। इस कोशिश में कई समाज सुधारक शामिल थे। यह एक ओर विदेशी सरकार से आज़ाद होने की लड़ाई लड़ रहे थे, तो दूसरी ओर समाज में अन्याय और अनुचित परंपराओं का भी अंत चाहते थे। चूँकि धर्म और समाज सुधार आंदोलन का उद्देश्य एक भेदभाव रहित समाज बनाने का था, इसलिए जातीय भेदभाव को दूर करने को विशेष महत्व दिया गया। इन समाज सुधारकों में कई ऐसे लोग थे जो जातीय असमानता के भी विरोधी थे। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में बहुत सारे ऊंची जातियों के लोग भी थे जो जातीय भेदभाव और असमानता की समाप्ति चाहते थे। विभिन्न जातियों के बीच आपसी सामाजिक संबंधों को बेहतर बनाना चाहते थे। साथ ही वे पवित्रता और अपवित्रता के कड़े नियम के आधार पर भेदभाव और छुआछूत के विरोधी थे। जाति व्यवस्था में ब्राह्मण जाति सबसे ऊपर थी, जिसे कई अधिकार एवं सुविधाएं प्राप्त थी।
इस तरह यह समाज पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफल थे। ब्राह्मण समाज का वह वर्ग जिसने अपनी शिक्षा, ज्ञान एवं धार्मिक क्रियाकलापों के आधार पर समाज पर एकाधिकार स्थापित कर दूसरी जातियों पर अपना प्रभाव कायम किया। क्षत्रियों और वैश्यों के बीच जाति प्रथा इतनी कठोर और संकीर्ण नहीं थी, लेकिन ब्राह्मणों के जो विशेषाधिकार थे उससे यह वंचित रहे। क्षत्रिय वर्ग शासक वर्ग होने के नाते समाज में एक प्रभावशाली वर्ग के रूप में उभरा, जबकि वैश्य वर्ग ने आर्थिक संपन्नता के कारण स्वयं को आगे बढ़ाया। अत्यंश समाज का वह वर्ग जिसे सभ्य समाज की परिधि से बाहर रखा जाता था। औपनिवेशिक काल में ब्राह्मणों ने कई अंग्रेजी शिक्षा को अपनाया, इसीलिए प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर उन्होंने अपने को स्थापित किया। नीचे दर्जे के सरकारी कर्मचारी, वकील, चिंतक, साहित्यकार आदि भी इसी समूह में थे। इस प्रकार के माहौल ने गैर ब्राह्मण जातियों की स्थिति को प्रभावित किया। उनकी सामाजिक दशा में गिरावट आई और उनमें असुरक्षा और हीनता की भावना बढ़ी। समाज में एक छोर पर ब्राह्मण थे तो दूसरे छोर पर अछूत, अधिकांश पीड़ित और दलित समूह का संबंध समाज की निचली श्रेणियों से था और वह जटिल एवं कठोर स्थिति में जीने के लिए बाध्य थे। इसलिए वे सामाजिक व्यवस्था में मौजूद अन्याय के खिलाफ थे। दूसरी ओर 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक निम्न जातियों के अंदर से भी जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई गई एवं उनके द्वारा सामाजिक समानता और न्याय की मांग के लिए आंदोलन शुरू कर दिए गए। इस नई चेतना को गैर ब्राह्मण जाति समूहों ने प्रस्तुत किया, जो विशेष रूप से अपनी दयनीय दशा में सुधार लाना चाहते थे। भारत के अनेक भागों में यह जातियाँ बहुत सारी असुविधाओं से मुक्ति के लिए आवाज़ उठाने लगी थी। इस प्रक्रिया में निचली जाति के आंदोलनों में उनकी जातीय पहचान एकता का आधार बन गई। इन आंदोलनों के नेताओं में प्रारंभिक नाम महात्मा ज्योतिबा फूले का आता है। महात्मा ज्योतिराव फूले 1824 से 1890। ज्योतिराव फूले जाति व्यवस्था को मनुष्यों की समानता के खिलाफ मानते थे। उन्होंने जाति व्यवस्था को पूरी तरह से नकारा। अछूत वर्ग के खिलाफ अमानवीय व्यवहार और उन्हें सामान्य मानव अधिकार से वंचित रखने की स्थिति ने फूले को जाति प्रथा का प्रबल विरोधी बना दिया। अपने विचारों के प्रसार के लिए फूले ने पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों के प्रकाशन तथा भाषण और लेखन का माध्यम अपनाया। उन्होंने मराठी भाषा का प्रयोग किया ताकि आम लोगों की भाषा के द्वारा उनके विचारों को जन साधारण तक आसानी से पहुंचाया जा सके। उन्होंने आर्य वैदिक परंपरा का विरोध करने के लिए दीनबंधु नामक मराठी पत्रिका निकाली। 1873 में गुलामी नाम से निकाली गई अपनी पुस्तक में फूले ने शूद्रों का दास्ता के कारणों की व्याख्या की और उनकी तुलना अमेरिकी निग्रो काले गुलामों से की। इसी तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया। फूले ने जाति प्रथा की आलोचना को सभी प्रकार की असमानता से जोड़ा। असमानता के खिलाफ लोगों को जगाना ही उनके संघर्ष का मूल उद्देश्य था। जातिगत असमानताओं और शूद्र जातियों की सामाजिक अधीनता तथा आर्थिक पिछड़ेपन के बीच संबंध के बारे में भी ज्योतिराव फूले ने चेतना जगाई। उच्च जातियों ने जिस तरह किसानों का शोषण किया उसका विश्लेषण उन्होंने विस्तार से किया। किसान लगान के बोझ और महाजनों के अत्याचार से परेशान थे। इसके विरोध में महात्मा फूले उन्हें समाज में सम्मान दिलाना चाहते थे। गुलामी फूले ने यह पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। इस पुस्तक के छपने के लगभग 10 वर्ष पहले अमेरिकी युद्ध हुआ था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म हो गई थी। फूले ने अत्याचार और उत्पीड़न से संघर्ष करने के लिए कई प्रयास किए। उन्होंने ब्राह्मणों के उस दावे को नकारा कि आर्य होने के कारण वो औरों से श्रेष्ठ है। फूले का तर्क था कि आर्य विदेशी है और वे यहाँ के मूल निवासियों को हराकर उन्हें निम्न मानने लगे हैं।
फुले के अनुसार यह धरती यहाँ के देशी लोगों की कथित निम्न जाति के लोगों की है। अतः उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों, श्रमिक जातियाँ और अति शूद्रों, अछूतों को जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। इस तरह फुले द्वारा स्थापित सत्य शोधक समाज नामक संगठन ने जातीय असमानता के समर्थन में मुहिम चलाई। फुले ने गैर ब्राह्मणों का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने धार्मिक विचारधारा और जाति प्रथा को पूरी तरह से नकार दिया। उन्होंने महाराष्ट्र की सभी निम्न जातियों के लिए एक सामूहिक पहचान बनाई। फुले ने उच्च जाति के नेताओं के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद की भी कड़ी आलोचना अपनी एक रचना काश्तकार चाबुक में की है। राजनीति में किसान को एक वर्ग की तरह प्रवेश कराने वाले वह पहले व्यक्ति थे। वीरशैलिंगम 1848 से 1919। दक्षिण भारत में भी सामाजिक भेदभाव को लेकर वंचित वर्ग द्वारा कई आंदोलन चलाए गए, जिससे सामाजिक असमानता की स्थिति समाप्त हो सके। ऐसे आंदोलनों में वीरशैलिंगम की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। इनका पूरा नाम कुंडूकरी वीरशैलिंगम था। कलकत्ता तथा बम्बई जैसे बड़े शहरों में चलाए गए सुधार आंदोलन में जिन समकालीन उच्च कुल के व्यक्तियों की भूमिका रही, उससे भिन्न परिस्थिति में वीरशैलिंगम का जन्म एक निर्धन परिवार में हुआ था। अपने जीवन के अधिकांश समय में उन्होंने स्कूल शिक्षक के पद पर काम किया। उन्होंने तेलुगु भाषा में अनेक लेख लिखे, जिसके लिए उन्हें आधुनिक तेलुगु गद्य साहित्य का जनक कहा जाता है। दक्षिण भारत में भी महिलाओं की स्थिति चिंताजनक थी, अतः इनके द्वारा महिला उत्थान के प्रति जागरूकता पैदा की गई। विधवा पुनर्विवाह, नारी शिक्षा, महिला मुक्ति जैसी सामाजिक बुराइयों के जैसे विषयों के प्रति उनके उत्साह ने उन्हें आंध्र के समाज सुधारक की अगली पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बना दिया। उस समय के मद्रास प्रेसिडेंसी क्षेत्र में समाज सुधार के प्रयासों की लहर को अनेक प्रकार के जातीय संगठनों एवं जातीय आंदोलनों ने एक विशिष्ट स्वरूप दे दिया। सदी के समाप्त होने तक अनेक जातीय संगठन सुधार आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे। उनके द्वारा चलाए गए आंदोलनों का प्रभाव तमिलनाडु की गुंडर जाति के संगठन कोंगू पुल्लला संगम, मैसूर के वोकालिंगा तथा लिंगायत संगठनों, केरल के इरावा जाति के SNDP योगम आदि पर खड़ा पड़ा, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। जातीय आंदोलनों के नेताओं ने जाति विशेष के सदस्यों की सामान्य विरासत पर बल दिया और सामाजिक तौर तरीकों में बदलाव लाने का प्रयास किया। वीरशैलिंगम द्वारा चलाया गया आंदोलन एक प्रेरणा स्रोत के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिसने दक्षिण भारत में एक ऐसे दूसरे महत्वपूर्ण संगठनों एवं आंदोलनों को आगे बढ़ाने में सहायता की। इस परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि जातीय संगठनों ने धीरे धीरे राजनीतिक शक्तियों का रूप ले लिया। इसका परिणाम 20वीं सदी में चलाए गए आंदोलनों में देखा जाता है। नारायण गुरु 1855 से 1928। नारायण गुरु 1855 से 1928। जैसा कि पहले चर्चा की गई, 19वीं सदी के मध्य तक निम्न जातियों के भीतर से भी जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई गई। इस वर्ग ने भी आंदोलन के द्वारा सामाजिक समानता और न्याय की मांग की। केरल के इझावा निम्न जाति में जन्मे नानू आसन, जो बाद में श्री नारायण गुरु के नाम से जाने गए, एक धार्मिक गुरु के रूप में उभरे। उन्होंने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने प्रेरणा दी कि उनके पंथ में जाति का भेदभाव नहीं होना चाहिए और सभी को एक गुरु में विश्वास रखना चाहिए। इनके द्वारा श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना 1902 में की गई। इस संगठन के समक्ष दो उद्देश्य थे, एक छुआछूत का विरोध करना और दूसरा पूजा, विवाह और मृतक के अंतिम संस्कारों की विधि को सरल बनाना।
चूँकि इन पंथों की स्थापना उन लोगों ने की जो स्वयं निम्न जातियों से थे और उनके बीच ही काम करते थे, अतः उन्होंने निम्न जातियों के बीच प्रचलित आदतों और तौर तरीकों के बदलने का प्रयास किया और उच्च वर्ण के तौर तरीकों को अपनाने पर बल दिया ताकि निम्न जातियों में स्वाभिमान पैदा किया जा सके। इस संगठन के द्वारा दक्षिण भारत में मंदिर में प्रवेश अधिकार के लिए आंदोलन प्रारंभ हुआ। बाद में 1920 के दशक में यह संगठन माधवन के नेतृत्व में गांधीवादी राष्ट्रवाद से प्रभावित हुआ। केरल में बसे दलित भी इस संगठन से प्रभावित हुए और अपने उद्धार के उपाय के लिए स्वयं आगे बढ़े। इस प्रकार दक्षिण भारत के समाज सुधार आंदोलन ने समाज के दबे वर्ग को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का सफल प्रयास किया। E.V. रामास्वामी नायकर पेरियार 1879 से 1973 और आत्मसम्मान आंदोलन। 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन आगे बढ़ा। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। सामाजिक न्याय की मांग करते हुए इनके द्वारा सत्ता पर ब्राह्मणों के दावे को चुनौती दी गई एवं गैर ब्राह्मण समूहों के लिए सांस्कृतिक और सामाजिक उत्थान के उपाय किए गए। E.V. रामास्वामी नायकर पेरियार ने जाति व्यवस्था की आलोचना की। उन्होंने मानव जाति की मौलिक समानता और गरिमा पर बल दिया। पेरियार, जो स्वयं एक सन्यासी थे, हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। वह स्वयं विशेषकर भागवत गीता, रामायण और मनु द्वारा रचित संहिता के विरोधी थे। उनका मानना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। 1924 की एक छोटी घटना और उनके व्यक्तिगत अनुभव ने उन्हें कांग्रेस दल से अलग कर दिया। यद्यपि असहयोग आंदोलन में उन्होंने सक्रिय हिस्सा लिया था। जब कांग्रेस द्वारा आयोजित एक भोज में निम्न जाति से लोगों को अलग बैठाया गया, तब पेरियार ने फैसला किया कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए स्वयं लड़ना होगा और इसी बात का ध्यान रखते हुए उन्होंने 1925 में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया ताकि गैर ब्राह्मण जाति को जागरूक बनाया जा सके। पेरियार ने गैर ब्राह्मण समूहों को उत्थान के लिए अति सुधारवादी विचारधारा अपनाई, जिसे लेकर कई विवाद भी हुए। फिर भी उनके आंदोलन का सामाजिक आधार गांव के जमींदारों तथा नगर के व्यावसायिक समूहों तक सीमित था, इसलिए अछूतों को संगठित करने में असफल रहे। मई 1933 में कुडी अश्व नामक अपने आलेख में पेरियार ने लिखा है कि आत्मसम्मान आंदोलन का सही मार्ग है। पूंजीपतियों और धर्म की क्रूरताओं को खत्म करना ही अपनी समस्याओं को सुलझाने का एकमात्र रास्ता है। पेरियार के विचार इतने लोकप्रिय हुए कि तमिलनाडु के लगभग समस्त क्षेत्र में इनके नेतृत्व को स्वीकार किया गया। 1937 में जस्टिस पार्टी का नेतृत्व इन्हें सौंपा गया, जो बाद में द्रविड़ काशगम के नाम से जानी गई। परंतु पेरियार का मनियामाई से विवाह ने एक विवाद को जन्म दिया और इनके विरोधी अन्नादुई के द्वारा द्रविड़ मुनीत्र कशगम ने 1949 में स्वयं को अलग कर दिया। अब यह संगठन केवल एक सामाजिक सुधार चिंतन का केंद्र नहीं रहा, बल्कि इसने राजनीति में भी प्रवेश किया और इसकी लोकप्रियता आज भी तमिलनाडु के क्षेत्र में बनी हुई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भारत में आगमन के साथ जिस प्रकार से निम्न जातियों के बीच में जागरूकता उत्पन्न की, उसे एक युगांतकारी घटना के रूप में देखा जाता है। उनके द्वारा गैर बराबरी के विरोध में आंदोलन को विशेष बढ़ावा दिया गया। 1919 में पहला अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास सम्मेलन हुआ, जिसमें कांग्रेस के द्वारा गांधी जी के सुझाव पर छुआछूत के विरुद्ध घोषणा पत्र जारी किया गया। अछूतों और दलितों को उन्होंने हरिजन का नाम दिया। इनका उत्थान गांधी जी का प्रमुख उद्देश्य था। उनके उद्धार के लिए गांधी जी के द्वारा अनेक रचनात्मक कार्यक्रम चलाए गए। इन प्रयासों से छुआछूत की प्रथा कमजोर पड़ी।
1932 में गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ स्थापित किया, जो उन्हें चिकित्सा और तकनीक संबंधी जानकारियां एवं सुविधा पहुंचा सके। 1933 में हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली, जिसमें कई संवेदनशील विषय जैसे हरिजनों का मंदिर में प्रवेश, जलाशयों को हरिजन के लिए उपलब्ध करवाना, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश आदि का समर्थन किया गया। गांधी जी के यह रचनात्मक कदम मानवीय भावनाओं से प्रेरित थे और इनसे राष्ट्रीय आंदोलन को नई शक्ति मिली। गांधी जी ने जातीय प्रथा में सुधार के प्रयासों के साथ छुआछूत के विरोध, महिलाओं की स्थिति में सुधार और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के महत्वपूर्ण उपाय किए। जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था हुई, तब गांधी जी अछूतों को हिंदुओं से अलग मानने की सरकार की नीति से अत्यंत दुखी हुए और इसे समाप्त करने की मांग रखी। उन्होंने इसके विरुद्ध आमरण अनशन किया, जिसके फलस्वरूप 26 सितंबर 1932 को भीमराव अंबेडकर के साथ पूर्ण समझौता हुआ और गांधी जी हरिजनों के उद्धार में लगे रहे। गांधी जी जाति प्रथा के प्रबल आलोचक रहे हैं। गांधी जी भारत को केवल औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराना नहीं चाहते थे, बल्कि भारतवर्ष में जिस प्रकार की सामाजिक गिरावट आई थी, उसे दूर करने में उन्होंने असाधारण इच्छा शक्ति भी दिखाई। उनका मानना था कि भारत सही अर्थों में तब स्वतंत्र होगा जब वो अपनी आंतरिक कमजोरियों पर काबू प्राप्त कर पाएगा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रहों को बहुत निकट से महसूस किया था। इनके जीवन का उद्देश्य दलित उत्थान की भावना से प्रेरित था। वह दलित समाज को समानता का पूर्ण अधिकार प्रदान करना चाहते थे, न कि केवल कुछ छूट या किसी प्रकार की सुविधा। भारतीय जातिगत समाज में दलित वर्ग को सम्मानपूर्वक स्थान दिलाना अम्बेडकर के लिए अधिक महत्वपूर्ण था। सामंती दासता के वह प्रबल विरोधी थे, अतः उन्होंने दलितों को शिक्षित होने का आह्वान दिया एवं दलितों के वैधानिक और राजनीतिक अधिकारों की मांग रखी। उनके द्वारा मैला ढोने की अमानवीय परंपरा की कड़ी निंदा की गई। अम्बेडकर के द्वारा 1920 के दशक में एक प्रमुख आंदोलन आरंभ हुआ। इस आंदोलन को संगठित रूप देने के लिए 1924 में बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन हुआ। 1927 में महादलित सत्याग्रह का आरंभ किया गया, ताकि अछूतों के प्रति अपनाई गई भेदभाव की नीति को समाप्त किया जा सके। 1930 से 31 के गोलमेज सम्मेलन के पूर्व अम्बेडकर दलित वर्ग के प्रमुख नेता के रूप में उभर चुके थे। उन्होंने दलितों के लिए एक अलगाववादी धारणा रखी, जिसके आधार पर दलितों के लिए अल्पसंख्यकों की तरह पृथक निर्वाचक की मांग रखी गई। लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध किया और उनके सत्याग्रह के कारण पूर्ण समझौता लागू हुआ। 1942 में अम्बेडकर के द्वारा अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की गई। अम्बेडकर ने हिंदू धर्म में भेदभाव का विरोध किया और बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए। 1950 में अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया और कालांतर में इनके अनेक समर्थकों के द्वारा धर्म परिवर्तन किया गया। अम्बेडकर गांधीवादी दलित विचारधारा से असंतुष्ट रहे और उसे कमजोर मानते रहे, क्योंकि वह दलितों के उत्थान के माध्यम को एक अलग रूप से देखते थे। आज भारत में जिस दर्शन का लोकप्रियता मिली है, वह समता, भाईचारा और आज़ादी पर आधारित है। मनुष्य के सम्मान पर केंद्रित सोच वाले इस दर्शन की एक प्राथमिकता है मनुष्य का कल्याण। सामाजिक भेदभाव से उपजे सामाजिक पिछड़ेपन और शोषण को दूर करने के उपाय इन विभिन्न दार्शनिकों एवं सुधारकों के द्वारा हुए। इन सभी ने भी जातिगत व्यवस्था को दूर करने के उपाय अलग तरीकों से अपनाए, पर यह आंदोलन तक सीमित रहे, चूँकि इनका सामाजिक आधार सीमित था। आज हमारे पास समाज में जिस रचनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है, उसकी पृष्ठभूमि इन आंदोलनों ने तैयार की, ताकि जाति विरोधी संघर्ष को आगे बढ़ाया जा सके, जिससे एक सुदृढ़, शोषण रहित
मानवतावादी समाज की स्थापना की जा सके। इन्हीं विचारों 1924 में अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करके दलित मुक्ति आंदोलन का बिगुल बजाया था। अम्बेडकर के द्वारा जाति को नकारा अम्बेडकर के द्वारा जो है मनुस्मृति को नकारा, चूँकि वह विभेदकारी दर्शन पर आधारित थी और जिसके द्वारा समाज को एक श्रेणीगत व्यवस्था में बांट दिया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।